Hello everyone, welcome back. Issue of debentures के previous video में we have discussed about the introduction of debentures, meaning of debentures, definition of debentures and different characteristics or the features of debentures. Now in this video we are going to discuss different types of debentures के debentures के कितने types होते हैं और उनका meaning actually क्या होता है. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर और अलग अलग बेसिस के ऊपर होते हैं. तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज. तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम डिबेंचर्स में लेते हैं फर्स्ट, एज पर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. डिबेंचर्स एज पर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन. तो रिडम्पशन का मीनिंग होता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें लेमन सेंस में, तो दैट इज कॉल्ड एज रीपेमेंट, है ना. रीपेमेंट मींस आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट आपको करना है. बट अगर इसको टेक्निकली देखा जाए और इसका एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो इट इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी. डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का मीनिंग होता है कि लायबिलिटी आपकी कम करना. देखिए, आपको पता है कि भाई डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी एंड लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी. मींस अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो वो पब्लिक की लायबिलिटी, वो अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है. ठीक है. तो डिबेंचर का इशू करना क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए, और डिबेंचर का रिडम्पशन करना डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता है. मींस आप अपनी लायबिलिटी किसी भी तरह से क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं. और यूजुअली इन जनरल लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होती है, बाय रीपेमेंट ऑफ दैट लायबिलिटी. अगर आपने किसी से लोन लिया है और उस लोन का अगर आप रीपेमेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द रिडम्पशन. ठीक है. अब रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट आर द परपेचुअल डिबेंचर्स. इसको परपेचुअल बोलते हैं और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज irredeemable debentures. ठीक है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज redeemable debentures. ठीक है. अब देखिए, रिडम्पशन का मीनिंग होता है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, और यहां पर वर्ड हम ये क्या यूज कर रहे हैं उसमें, इरिडीमेबल. इरिडीमेबल का मीनिंग होगा मींस ये डिबेंचर्स कभी रिडीम होंगे ही नहीं. पब्लिक से आपने लोन ले लिया और आपने उनको कह दिया कि दीज आर द इरिडीमेबल डिबेंचर्स, मींस इसका मनी आपको कभी भी रिटर्न नहीं होगा. बस आप क्या लेते जाओ, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आप रिसीव करते जाओ. तो कब रीपेमेंट होगा भाई इसका रीपेमेंट होगा कभी इन केस इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. जब ये कंपनी डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, तो उस टाइम पर जिस तरह से सबको रीपेमेंट होगा, सारे क्रेडिटर्स को, सारी लायबिलिटीज को रीपेमेंट होगा, इन द सेम वे पेमेंट विल बी मेड टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो. तो ये कहलाते हैं परपेचुअल. परपेचुअल का वर्ड मीनिंग होता है हमेशा हमेशा चलने वाला. ठीक है ना. तो ये डिबेंचर्स भी हमेशा चलेंगे और इनका रिडम्पशन कब होगा, कंपनी की लाइफ टाइम में तो कभी नहीं होगा. इनका रिडम्पशन होगा कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेशन होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा. ठीक, फाइन. तो ये हो गया हमारे परपेचुअल डिबेंचर. सेकंड आर द रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर नाम से ही लग रहा है जिसका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रीपेमेंट करते हैं. और लाइफ टाइम की वजह उसको टेक्निकल बनाने से बेटर है हम ये बोले कि कंपनी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसके रीपेमेंट का प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम जो आज डिबेंचर इशू कर रहे हैं, दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स और आफ्टर 7 ईयर्स और आफ्टर 6 ईयर्स. हम 6 साल के बाद में इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कभी भी कर देंगे. ठीक है ना. लमसम में कर देंगे या पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के अंदर कर दिया जाएगा. तो वो अल्टीमेटली चाहे वो एक साथ करे या किसे भी करे, कंपनी अगर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रीपेमेंट का प्रॉमिस करती है और डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है, तो दोज आर कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर्स. अब देखिए, यहां पर जो परपेचुअल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ये तो डिबेंचर्स और लोन की एसेंस के अगेंस्ट ही जाते हैं. इसमें लोन क्या होता है भाई, जिसका आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेमेंट करना पड़े. आप बैंक से जाकर लोन ले और बोले कि भाई मैं इसका पेमेंट कभी करूंगा ही नहीं, मेरे मरने के बाद पेमेंट होगा या मेरे बिजनेस के वाइंड अप होने के बाद पेमेंट होगा, तो इस टाइप का लोन कभी भी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा. मींस अगर आपने लोन लिया है तो एथिकली उसका पेमेंट आपकी लाइफ टाइम में, आपके बिजनेस की लाइफ टाइम में ही होना चाहिए. सो परपेचुअल डिबेंचर्स आर नो मोर इन फैशन. ठीक है ना. इंडिया के अंदर तो परपेचुअल डिबेंचर्स इशू नहीं होता, बल्कि इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी परपेचुअल डिबेंचर्स को अब इशू नहीं किया जाता. इंडिया में तो रेस्ट्रिक्टेड है. मींस आप परपेचुअल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स को मार्केट में इशू नहीं करते. नाउअडेज व्हाटएवर डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड इन द मार्केट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स या रिडीमेबल बॉन्ड्स. जिसको भी आपने इशू कर रहे हैं आजकल, तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स या रिडीमेबल बॉन्ड्स ही होंगे. मींस उसका रीपेमेंट आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में कंपल्सरीली करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ
अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई रिडम्बल का मीनिंग होता है, रिडम्पशन का मीनिंग होता है डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। तो आप इस वर्ड को याद रखिएगा कि इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हमें डिस्चार्ज करना मीन्स हम पर जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी हमें उसको कम करना है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे दूसरे टाइप्स ऑफ डिबेंचर में ये वर्ड फिर से यूज किया जाएगा उसमें। फाइन, सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है या सेकेंड बेसिस होता है एज पर द कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग होता है डिबेंचर्स को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देना। इसके अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट आर द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड सेकेंड आर द नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है जी। अब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मीनिंग होगा कि भाई जब कंपनी ये प्रॉमिस करे कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके इस डिबेंचर को हम किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मींस उसको आसान जबान में बोला जाए तो आपका डिबेंचर 5 साल बाद आप चाहो तो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किसमें कन्वर्ट होगा। डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड आफ्टर 5 years इनटू इक्विटी शेयर्स, या किसी और डिनोमिनेशन के डिबेंचर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक डिबेंचर को आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कब? 5 साल तक, मींस 5 years तक आप कंपनी से इंटरेस्ट लो। आज लोन दिया आपने, 5 years तक कंपनी से इंटरेस्ट लो। 5 years के बाद कंपनी इसको क्या कर देगी? डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगी। तो नेचुरली अगर डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो बंदे का स्टेटस भी कन्वर्ट होगा। कैसे? जब वो डिबेंचर होल्डर था तो ये डिबेंचर होल्ड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर कौन होता है? लोन प्रोवाइडर। और लोन प्रोवाइडर को उसके अगेंस्ट क्या मिलता है? इंटरेस्ट एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये स्टेटस पहले था। अब आपका स्टेटस कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विटी शेयर वाला क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर या शेयर होल्डर कहलाने लगेगा। ठीक है, आपका स्टेटस डिबेंचर होल्डर से कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर में हो गया। लोन प्रोवाइडर से कन्वर्ट होकर अब आप क्या बन जाओगे? कंपनी के ओनर बन जाओगे। और प्रॉफिट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ व्हाट? डिविडेंड। ठीक है, ये आपका स्टेटस आफ्टर 5 years होगा। वो भी आप चाहो तो आपकी कंसेंट के ऊपर हम 5 years के बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वी विल कन्वर्ट दीज डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो डिबेंचर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए दोज आर कॉल्ड एज द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते दोज आर नॉन कन्वर्टिबल, दोज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टिबल। मींस ये डिबेंचर्स हैं और इनको हम किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनका रिडम्पशन ही करेंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी आपसे कहा था कि रिडम्पशन का मीनिंग होता है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। अब अगर आपने किसी पार्टी से अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है ना, तो इसका डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है कि भाई आपने जो लोन कैश में लिया था कैश ही रिटर्न कर दें तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो भी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगी। या अगर आपके पास पैसा देने को नहीं है तो आपके पास कोई भी वैल्यूएबल आइटम में आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप या कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को देकर भी आप क्या कर सकते हो? उस लोन से डिस्चार्ज कर सकते हैं। भाई मेरे पास कैश देने को नहीं है, मेरे पास ये गोल्ड रखा है, ये ले जाओ। मेरे पास ये वॉच रखी है इतनी की, ये ले जाओ। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आप ये ले जाओ। आपकी लायबिलिटी क्या कर लो? इससे डिस्चार्ज कर लो। मींस लायबिलिटी का डिस्चार्ज कंपल्सरीली कैश में हो ऐसा नहीं होता। लायबिलिटी किसी और तरह से भी डिस्चार्ज की जा सकती है। मींस अगर हम बात करें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मीनिंग क्या? हम इस डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। मींस आपके इस डिबेंचर के बदले आपको इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडम्पशन। ये भी एक टाइप का रिडम्पशन ही है। मींस अल्टीमेटली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर ऑल्सो द रिडीमेबल डिबेंचर्स। प्रायोरिटी बेसिस पर वो पहले रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे। रिडम्पशन का ही एक तरीका होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर बेसिकली दे आर द रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल है तभी तो हम क्या कर, मैंने आपसे क्या कहा था? रिडम्पशन मींस डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। हम लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? उसकी थ्रू अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, नॉट थ्रू कैश पेमेंट। और नॉन कन्वर्टिबल ये तो प्योरली रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जिसको हम किसमें? कैश में रीपेमेंट करेंगे। ये भी रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं और ये भी रिडीमेबल डिबेंचर्स अल्टीमेटली होते हैं। फर्स्ट हमारा था फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और थर्ड है हमारा एज पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू मींस आपका नाम कंपनी की बुक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली 2 डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट आर द रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड सेकंड आर द बेयरर डिबेंचर्स, और नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें। अब ये रजिस्ट्रेशन का फंडा क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। कंपनी, अगर आपने रजिस्टर्ड डिबेंचर परचेस किया है
तो रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में क्या होगा, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर नोट हो जाएगा दैट यू आर अ रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को जब भी इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट आपको, आप भाई जिसका नाम उस रजिस्टर के अंदर उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। लेट्स सपोज हम ये अज्यूम करें कि भाई 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर्स इशू किए गए और 31 मार्च 2020 को ये रिडीम हो जाएंगे। इन बिटवीन कंपनी विल हैव टू पे 5 इंटरेस्ट, 5 ईयर्स के अंदर 5 बार इंटरेस्ट पे करना है। अब वो इंटरेस्ट पे करती है लेट सपोज, अच्छा कभी कभी डिबेंचर्स के ऊपर 6 मंथ्स में भी इंटरेस्ट ड्यू होता है ना। एनीवे अगर हम मान लें कि पहली बार कंपनी ने 30 सितंबर 2015 को इंटरेस्ट पे किया है ना, तो अब कंपनी उसी को इंटरेस्ट पे करेगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ होगा। मींस एक रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी की बुक्स में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। अच्छा, इस केस के अंदर अगर हम डिबेंचर ट्रांसफर करते हैं तो जैसे अगर मैंने मेरे किसी फ्रेंड को डिबेंचर ट्रांसफर किए, उसको सेल किए, तो अब मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर से कैंसिल करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और मेरे फ्रेंड का नाम जो होगा वो कंपनी के रजिस्टर में एज ए डिबेंचर होल्डर आ जाएगा, सो दैट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय माय फ्रेंड नॉट बाय मी। ठीक है ना, अगर मेरा नाम रहा उसके अंदर तो इंटरेस्ट कंपनी मुझे ही देती रहेगी और अगर मेरे फ्रेंड का नाम आएगा तो फिर इंटरेस्ट उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर जो एक्चुअली क्या होते हैं, कंपनी के रजिस्टर के अंदर जिन डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखा होगा, जिस तरह से हम नॉर्मली पक्की रजिस्ट्री करते हैं किसी भी चीज की, उस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिबेंचर्स कहलाते हैं। दोज आर कॉल्ड एज द रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बेयरर डिबेंचर जो होते हैं जस्ट लाइक करेंसी नोट होते हैं। जैसा करेंसी नोट, अगर मेरी पॉकेट से 500 रुपए का नोट गिर जाता है तो जिस भी बंदे के पास मिला, जो भी बेयरर होगा, जो भी उसको उठा करके लेके जा रहा है, जिसे लिखा होता है ना उसको होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। बेयरर मींस इसके हाथ में वो नोट है, ठीक है, उसका ये डिबेंचर उसका मान लिया जाएगा। ठीक है, ये जो डिबेंचर्स होते हैं बेयरर डिबेंचर्स, इनका नाम कंपनी की रजिस्टर के अंदर नोट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात कि अगर नोट नहीं होता तो फिर किस तरह से इसका पेमेंट होगा। भाई हम बात करें व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, है ना। जैसे मैंने अभी यहां कहा कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 ये हमारे 5 इयर्स हो गए और हम मान लें कि कंपनी इंटरेस्ट पे करती है आफ्टर एवरी 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट एक बार में पे करती है। मींस एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च, 38 सितंबर, 31 मार्च। मींस अगर मैं कहूं कि साल में 2 बार पे हो रहा है तो 5 साल में इंटरेस्ट विल बी पेड हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बार आपका इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर का नाम ही नहीं है तो इंटरेस्ट किसको पे करेगी और 5 साल बाद किसको पेमेंट करेगी उसके अंदर। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसके साथ में कूपन्स लगे होते हैं। जैसे हमारे कुछ किसी भी आजकल देखा होगा ना आपने कि रिडीमेबल कूपन्स होते हैं कि आप वो कूपन ले जाकर दे दो तो उसके बदले में आपको रिडम्पशन में कुछ पॉइंट्स आपको रिसीव हो जाए या कोई कैशबैक आपको रिसीव हो जाता है। तो इस टाइप के कूपन्स उसके अंदर लगे होते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा किस तरह के कूपन डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो 10 कूपन उसके अंदर लगे होंगे। तो जब भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाए तो जैसे जो भी बंदा उस कूपन को ले जाकर प्रेजेंट करेगा कंपनी के पास कि भाई ये कूपन मेरे पास है, कंपनी उसको इंटरेस्ट पे कर देगी। ठीक है, फिर उससे कोई मतलब नहीं कि भाई इसके पास ये कूपन कैसे आया, किस तरह से आया, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। ठीक है, कंपनी के पास जो कूपन प्रेजेंट करेगा कंपनी उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। और 5 इयर्स के बाद वो जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट जो कंपनी के सामने प्रेजेंट करेगा, कंपनी विल रीपे द अमाउंट टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। मींस यहां पर रजिस्ट्रेशन का कोई फंडा नहीं, जो उसको एट अ टाइम प्रेजेंट करेगा वो डिबेंचर उसी का अज्यूम कर लिया जाएगा। कंपनी के पास इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोज आर कॉल्ड एज द बेयरर डिबेंचर्स। हमारा नेक्स्ट बेसिस जो है वो है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट हमारा बेसिस था रिडम्पशन, सेकंड कन्वर्टेबिलिटी, थर्ड रजिस्ट्रेशन, फोर्थ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग होता है कि अच्छा पहले मैं इसमें क्लासिफिकेशन लिख दूं। फर्स्ट आर द सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सेकंड आर द अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है, 2 टाइप के डिबेंचर्स होंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी। कंपनी एक टाइप से लोन बोरो कर रही है मार्केट से। बस ये बात अलग है कि वो लमसम किसी एक पार्टी से ना बोरो करते हुए एन नंबर ऑफ पर्सन से और बहुत सारे पर्सन से क्या कर रही है, कंपनी बोरो कर रही है। अब जैसे अगर आप मार्केट में लोन लेने जाते हो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट आपने कोई एसेट गिरवी रखी हो,
ठीक है, अगर जैसे मान लो हाउसिंग लोन की बात करें, तो अगर आपको अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है और आपने बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया है, तो इसके अगेंस्ट आपको हाइपोथिकेशन के अंदर है ना क्या रखना पड़ेगा, एज अ कोलेटरल आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखना पड़ेंगे, सो दैट इन केस अगर फ्यूचर में कभी बाय दी वे बाय चांस आप रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं कर पाओ, तो आपके इस हाउस पर बैंक क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा और मार्केट में सेल करने के बाद में अपनी अमाउंट की रिकवरी करता है, तो वो कहलाता है हमारा सिक्योर्ड लोन, है ना। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, मींस ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट कोई असेट को गिरवी नहीं रखा गया, कोई असेट को मॉर्गेज नहीं रखा गया, तो दोज आर अनसिक्योर्ड। तो इन द सेम वे डिबेंचर्स आर आल्सो सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड, ये हम प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स का मीनिंग होता है जिसके अगेंस्ट कोई चार्ज हो, चार्ज ऑफ अगेंस्ट एसेट, ठीक है, और नो चार्ज अगेंस्ट एसेट, इसमें नो चार्ज मतलब इसके अगेंस्ट कोई एसेट गिरवी नहीं होगी, इसके अगेंस्ट कोई एसेट गिरवी रखी जाएगी। डिबेंचर इशू करते टाइम डिबेंचर होल्डर्स को ये बताया जाएगा कि भाई देखो आपके ये जो लोन आप हमको प्रोवाइड कर रहे हो, इसके अगेंस्ट हमारी कंपनी की ये एसेट अल्टीमेटली क्या है, मॉर्गेज है या हाइपोथिकेटेड है, फाइन, एज अ कोलेटरल रखी गई है। अब देखिए ये तो आपको बहुत सिंपल सा फंडा था उसके अंदर, बट इन सिक्योर डिबेंचर्स अगेन देयर आर टू सब क्लासिफिकेशन। सिक्योर डिबेंचर के अंदर दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है डिबेंचर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज डिबेंचर्स हैविंग व्हाट, फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। ये दो टाइप के डिबेंचर चलते हैं, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। पहले तो हमने बात की क्या, चार्ज होगा, ठीक है ना, सिक्योर डिबेंचर होंगे मींस चार्ज अगेंस्ट द एसेट, उसके अगेंस्ट क्या होगा, एसेट का चार्ज होगा। अब उसमें दो हो गए, फिक्स्ड चार्ज, सेकंड इज द फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मीनिंग होता है अ स्पेसिफिक एसेट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द डिबेंचर्स। स्पेसिफिक एसेट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होगा कि कोई खास एसेट को आपने क्या कर दिया, किसी डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर कर दिया गया। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी ने 50 लाख रुपीस के डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए, है ना, और उसको सिक्योर्ड किया गया कि भाई इसके अगेंस्ट हमारी कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू कितनी है 75 लाख रुपीस है, ये सिक्योर्ड है, ठीक। अगर आपको पैसा भाई हम आपको रिडीम कर देंगे मनी, वैसे तो कभी कल को हम पैसा रिडीम नहीं कर पाए, कंपनी की हालत खराब हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, तो आप का चार्ज क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है। आप अपने 50 लाख को रियलाइज करने के लिए हमारी 75 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करवा सकते हो। उसके लिए फिर वो एक रिसीवर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर को, फिर वो तो एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर। अभी इन जनरल हम ये समझे कि भाई आपको 50 लाख रुपीस के रीपेमेंट के लिए आप 75 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब इसको बेच करके जितना पैसा आएगा उसमें से इनको पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे अगर मान लो 75 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी खत्म हो रही है उसमें, तो डिबेंचर होल्डर्स ने कहा कि हमें हमारा मनी दिलवाया जाए उसमें, तो 75 लाख रुपीस की आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की और मान लो इससे आपको कितना रिसीव हुआ, 60 लाख डेप्रिशिएट होगी मार्केट में, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख रुपीस के अंदर सेल हुई, तो आउट ऑफ 60 लाख रुपीस 50 लाख विल बी पेड टू डिबेंचर होल्डर, प्लस अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो दे देंगे उसमें। लेट्स सपोज 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, तो 50 प्लस 2 52 लाख दिए, 60 में से 52 माइनस किए तो 8 लाख रुपीस बचे। अब कंपनी तो वाइंड अप हो रही है, तो वो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, वो रिसीवर बाकी का पेमेंट लिक्विडेटर को दे देगा कि अब आप आगे का पेमेंट कर दो, मींस डिबेंचर होल्डर का पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी इन केस बाय द वे बाय चांस जो एसेट रखी गई है उसकी वैल्यू कम रियलाइज हो, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई रियलाइज हुई कितनी 60 लाख, हम मान लेंगे डेप्रिशिएट होते होते अभी सिर्फ कितना रियलाइज हो पाया, ओनली 45 लाख, आपको 45 लाख नहीं बेच पाया, एंड यू हैव टू पे 50 प्लस 2 52 लाख रुपीस, आपको 52 लाख रुपए की आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो अब क्या करेंगे, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पहले आपने अपनी इस एसेट को सेल करवा दिया जस्ट टू रियलाइज द अमाउंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एसेट थी वो एसेट लोन से कम वैल्यू के अंदर मार्केट में रियलाइज हुई। अब वो जो रिसीवर होगा जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो क्या करेगा, 45 लाख रुपीस का इनको पेमेंट कर देगा कि भाई आउट ऑफ 52 लाख
आपको 45 लाख रुपीस तो मैं दे रहा हूं, 7 लाख रुपीस, तो क्या 7 लाख रुपीस डूबा हुआ नहीं, एक्चुअली 7 लाख रुपीस के लिए फिर पूरी प्रोसीजर के थ्रू बाद में पेमेंट होता है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसमें पहले लीगल एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने के बाद में फिर डिबेंचर होल्डर का टर्न आएगा। तो बाकी के 7 लाख रुपए के लिए उनको जो दूसरे पेमेंट्स है उनके बाद में उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जब फिक्स चार्ज होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग, अगर एक असेट को फिक्स चार्ज पे रखा गया तो वही असेट को क्या कर सकता है, रिसीवर मार्केट के अंदर सेल कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स हैविंग फिक्स चार्ज, कोई एक स्पेसिफिक अगेंस्ट के अगेंस्ट चार्ज बनता है। अब अगर हम बात करें अबाउट द, ये हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक असेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें अबाउट द डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, तो फ्लोट करने का मीनिंग होता है तैरते रहना, ठीक है। जैसे अगर हम उसको वर्ड मीनिंग की बात करें तो फ्लोटिंग मीन्स टू फ्लोट, तैरते रहना उसके अंदर। तो यहां पर जो चार्ज होता है दैट ऑल्सो फ्लोट्स फ्रॉम वन असेट टू अनदर फ्लोट, ठीक है। अगर उसने लिख दिया डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स, तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आपके 50 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं तो इसके अगेंस्ट कंपनी की सारी असेट गिरवी है, ठीक है। और ये वो असेट, कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो रिसीवर क्या करेगा, असेट को 1 बाय 1 सेल करता जाएगा टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट पेनी ऑफ दिस डिबेंचर विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को उसने सेल किया, मान ले 30 लाख आए, ठीक है। पेमेंट कितना करना है, 2 लाख मिलाकर के 52 लाख लेट सपोज, ठीक है। तो अब भी क्या करना है, आउट ऑफ 52 30 लाख रुपीस का रीपेमेंट हो गया, 22 लाख रुपीस अब भी रीपे कर दे। तो अब ये जो चार्ज है दूसरी एसेट पे फ्लोट हो जाएगा। लेट सपोज प्लांट एंड मशीनरी को आपने बेचा मान लो 20 लाख में, अभी आपने 20 लाख का और रीपेमेंट कर दिया, स्टिल यू आर लेफ्ट विद 2 लाख, तो फिर फ्लोट होगा किसी थर्ड पे। तो फर्नीचर पर हो गया, फर्नीचर 8 लाख में बिका तो 8 लाख में से 2 लाख का रीपेमेंट इसको, और जो रिमेनिंग 6 लाख है वो किसी और लाइबिलिटी को रीपे करने के काम आ जाएगा। तो जब चार्ज क्या होता जाएगा, फ्लोट होता है फ्रॉम वन असेट टू अनदर, मींस सारी की सारी असेट उसके अगेंस्ट गिरवी रखी जाए, कोलेटरल रखी जाए, तो दोज आर कॉल्ड एज द डिबेंचर्स हैविंग द फ्लोटिंग चार्ज। और फिक्स चार्ज में कोई एक स्पेसिफिक असेट की बात करें, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके अगेंस्ट तो कोई असेट गिरवी रखी ही नहीं गई हो। इसी के अंदर मैं एक चीज आपको बताऊं, फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर जैसे मैंने फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज बताया, इसमें होते हैं फुल्ली सिक्योर्ड और एक होता है पार्टली सिक्योर्ड। जैसे ये जो हमने पढ़े ना, दीज आर द पार्ट ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये कौन से हमारे फुल्ली सिक्योर्ड है ना। एक इसी के अंदर होता है पार्टली सिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर्ड का मीनिंग होता है कुछ एक स्पेसिफिक लिमिट तक, उसमें बता रहा हूं आपको। और इस पार्टली सिक्योर्ड के अंदर अगेन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। ये देखिए, ये जो है हमारे यहां पर एक्चुअली इसका फैशन नहीं है। यूएस के अंदर बहुत सारी असेट्स के ऊपर, यूएस के अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम लोन की बात करें तो वो लोन एक ही असेट के ऊपर मोर देन 1 लोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो उसी हाउस के अगेंस्ट आप हाउसिंग लोन भी ले लोगे, आप कोई एजुकेशन लोन भी ले लेंगे, और कोई दूसरा अगर पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन भी उसी के ऊपर हो जाता है, लेकिन उस पर फिर चार्ज क्रिएट होता है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज। तो इसी तरह से डिबेंचर्स में पार्टली सिक्योर्ड का मीनिंग होता है फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज का मीनिंग होता है, लेट सपोज कि अगर आपके 12% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर ऑफ ₹50 लाख से, और उसके बाद कंपनी ने 15% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ 30 लाख इशू किए। अब मॉर्गेज तो रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा। पूछा गया भाई इसके अगेंस्ट कौन सी एसेट गिरवी रखी गई है, तो उन्होंने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपीस है, ठीक है। अब ये 1 करोड़ रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने 50 लाख रुपीस के लोन के अगेंस्ट एक ऐसी एसेट को मॉर्गेज किया जिसकी वैल्यू उससे जस्ट डबल है, 1 करोड़ रुपीस, बहुत हाई वैल्यू है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको और डिबेंचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 30 लाख रुपीस के और डिबेंचर्स लिए। अब 50 + 30 कितना होता है, 80। आपके पास जो एसेट है वो उसकी वैल्यू अब भी उससे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद इन डिबेंचर्स को भी इसके अगेंस्ट मॉर्गेज कर दोगे, ठीक, फाइन। तो ये हो गया फर्स्ट मॉर्गेज, ये हो गया सेकंड मॉर्गेज। लेकिन ये क्लेम होता है एक्चुअली, कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो गई और इस लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना पड़ा, तो पहले किसका राइट होगा, फर्स्ट राइट इज ऑफ फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। पहले रीपेमेंट किसको होगा, फर्स्ट मॉर्गेज को, और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो दैट विल बी पेड टू द सेकंड मॉर्गेज। लेट सपोज अगर हम बात करें कि ये 1 करोड़ का जो डिबेंचर एसेट है, ये 75 लाख रुपीस के अंदर सेल हुआ है ना।
अब 75 लाख रुपीस में से पहले 50 लाख रुपीस इसको रीपे कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट मॉर्गेज है, फर्स्ट क्लेम इनका। अब 75 में से 50 लाख रुपीस रीपे कर दिए, स्टिल वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी अमाउंट, 25 लाख रुपीस, और हमको सेकंड मॉर्गेज को देने के हैं 30 लाख रुपए। तो हम अभी क्या करेंगे, इनको सिर्फ 25 लाख रुपया ही रीपे कर पाएंगे। ये लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास इतना ज्यादा अमाउंट आया है तो आप हमारे को हमारा पेमेंट पूरा करो, क्योंकि इनको पता है कि दीज आर द सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। अब सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर जब डिबेंचर होल्डर सेकंड क्लेम के लिए अपना सैक्रिफाइस कर रहा है तो नेचुरली उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। तो यूजुअली सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर हमेशा हायर होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि उसका जो रिस्क है अगेंस्ट द एसेट वो कंपैरेटिवली हायर है किसके, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर के। और अब इसमें लास्ट है फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें होता है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर है। अब मैं इधर से ही हटा दूं, एक्चुअली देखिए कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर, दोज आर फिक्स कूपन रेट डिबेंचर्स। देखिए कूपन रेट का मीनिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जितने रेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज कॉल्ड फिक्स कूपन रेट। एक फिक्स होता है, एक फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग कूपन रेट होता है, फ्लोटिंग कूपन रेट और फ्लेक्सिबल कूपन रेट, है ना। और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए फिक्स कूपन रेट का मीनिंग होगा कि आपने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कि भाई बोला कि कंपनी इज इशूइंग ₹50 लाख डिबेंचर्स, 50 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहा है 12%, मींस अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। एवरी ईयर यू हैव टू पे ₹6 लाख, 50 लाख का 12% एज एन इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। फिक्स रेट के बाद फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट या फ्लेक्सिबल रेट। फ्लोटिंग रेट या फ्लेक्सिबल रेट को अगर हम वर्ड से देखें तो इसका मीनिंग ये होगा कि भाई फ्लोट हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 10% कभी 12%। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फ्लोट होती है, फिक्स होती है वो, बट उसका एक फंडा होता है। कंपनी इसमें क्या करती है, अपने डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में लिंक कर देगी, और जो दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बढ़ने और कम होने पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा डिबेंचर का वो भी कम होगा। जैसे हमारे यहां पर एक MCLR रेट चलती है, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इसका फुल फॉर्म होता है, बैंक की रेट होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, अब अगर कंपनी ने बोला कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR प्लस 2% होगा, ठीक है, तो अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द MCLR रेट। ठीक है, हमारे यहां पर MCLR रेट की अगर मान लो MCLR की रेट 8% चल रही है तो 8 प्लस 2% कंपनी विल पे व्हाट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। अगर बाय चांस MCLR की रेट बढ़कर के 9.5% हो गई तो ये 2% से बढ़कर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 11.5% हो जाएगी। या MCLR रेट अगर कभी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये जब कंपनी किसी दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको लिंक कर देती है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लेक्सिबल रेट। हमारे यहां पर MCLR रेट चलती है। इंटरनेशनली एक लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट होता है लाइबोर, तो वो लाइबोर की बेसिस के ऊपर उसी के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं। और एक इसके अंदर होता है जो बॉन्ड्स होते हैं, एक्चुअली दोज आर कॉल्ड एज जीरो कूपन रेट डिबेंचर। अब जीरो कूपन रेट डिबेंचर की बजाय बोलो जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब डीप डिस्काउंट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जीरो कूपन रेट मींस जिसके ऊपर कोई कूपन रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जीरो कूपन मींस जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स मींस जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है। तो दोज आर कॉल्ड एज जीरो कूपन रेट इंटरेस्ट या जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स। ठीक है, अरे तो भाई इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट ही क्यों करेगा अगर उसको इंटरेस्ट नहीं रिसीव होगा। कोई बंदा डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट तब करता है जब उसको वहां से कोई रिटर्न कंफर्म हो। अब अगर कंपनी ये बोल दे कि हम 100 रुपीज का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद इसको रिटर्न कर देंगे और विद इन 5 ईयर्स आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, तो कोई बंदा क्यों इन्वेस्ट करेगा भाई। कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जस्ट फॉर द रिटर्न पर्पस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं होता। यहां पर जो डिबेंचर इशू होता है ये आपके फेस वैल्यू से कम पर इशू होगा। कंपनी बोलती है कि भाई आज हम लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2020 को एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है, मींस आपकी हम पे लाइबिलिटी 100 रुपया बनेगी, बट आज आपको सिर्फ कितना रुपया पे करना है, यू हैव टू पे ₹85 अगेंस्ट इट। आपको सिर्फ 85 रुपया पे करना है, 85 रुपीज। ठीक है,
तो आपको ये आपकी क्या होगी, आज डिबेंचर की सेलिंग प्राइस है। मींस आज आपको सिर्फ 85 रुपीज देना है, बट हम ये मानेंगे कि हम पर लाइबिलिटी कितनी है, 100 रुपए की। अब 5 साल के बाद जब भी 31 मार्च 2025 या 4 इयर्स के बाद में कंपनी आपको रीपेमेंट कितना करेगी, फेस वैल्यू 100 रुपया, या हो सकता है इससे कभी ज्यादा भी पे कर दे, ठीक है, प्रीमियम के ऊपर भी रीपे कर दे। तो अब और मीनवाइल 5 इयर्स में आपको कोई भी इंटरेस्ट अल्टीमेटली पे नहीं किया जाएगा, तो आपका ये जो डिफरेंस है दोनों का 15 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट। आप इसको क्या मान लो, अपना ब्याज मान लो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन बीच में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं ये हमेशा किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर इशू होते हैं और इनको फेस वैल्यू के ऊपर रिडीम किया जाता है, और जो दोनों का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा के ऊपर, और जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट होता है आप उसको इंटरेस्ट मान लो। बट कंपनी डिबेंचर्स के लाइफ टाइम के अंदर कभी भी कोई 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं पे करती। फाइन, तो ये होगा जीरो कूपन डीप डिस्काउंट के अंदर बस जो डिस्काउंट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, मोर देन 20%, 20-25%। तो दोज आर कॉल्ड एज द डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। वैसे ये बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा एप्लीकेबल होता है डिबेंचर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमने अलग अलग बेसिस के ऊपर डिबेंचर्स के टाइप डिस्कस की। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी इन डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।